हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज डे 3 है हमारा। आज के दिन हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट्स। हालांकि अगर हम यूट्यूब का सर्च करोगे, जो भी VLW का सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें वो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, ये फ्रीडम मूवमेंट्स के रिलेटेड हमें पढ़ना है। जो फ्रीडम मूवमेंट्स किस तरह से इंडियन हिस्ट्री में उनका किस तरह से उनका रोल रहा, कौन से लीडर थे जिनका रोल रहा। तो कुल मिला के जो 1857 है, 1857 के बाद की जो हिस्ट्री है वो हमें पढ़नी है VLW के सिलेबस के अंदर। ओके, उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिक फीचर्स हैं, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और DPSP आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज का लेक्चर नंबर ये 3rd है और हमारे पास बाकी रह गए हैं 30 लेक्चर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम 30 डेज़ में आपके लिए पूरा VLW का जो क्रैश कोर्स है वो ख़त्म कर देंगे। ओके, देखिए, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसका क्या कारण था? इसको इनकलाब भी कहते हैं, जंग आज़ादी 1857 भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो काज था वो था मिलिट्री, दूसरा था पॉलिटिकल काज, इकोनॉमिक काज था, सोशो रिलीजियस काज था, इमीडिएट काज था और भी बहुत सारे काज थे। लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो। देखेंगे मिलिट्री काजेस। मिलिट्री काजेस में सबसे पहले था ओवरसीज डिप्लॉयमेंट। ओवरसीज डिप्लॉयमेंट, अगर हम हिंदूज़ की बात करें, इनमें ये ओवरसीज सी को क्रॉस करना मज़हब के ख़िलाफ़ माना जाता था। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती सी क्रॉस करवाते हैं तो ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। दूसरी चीज़ थी कि जो सैलरीज़ थी, डिफरेंट सैलरीज़ दिया करते थे। हालांकि अगर इक्वल रैंक्स थे, चाहे वो इंडियन हो ब्रिटिश हो, रैंक इक्वल में थे, लेकिन ब्रिटिश को इंडियन से ज़्यादा पैसा दिया जाता था, सैलरी ज़्यादा दी जाती थी। उसके बाद अगर रैंक्स की बात करें, इंडिया को सूबेदार से ऊपर जाने नहीं देते थे और वो ख़ुद कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल बनते थे। ठीक है, ये भी एक काज था, मिलिट्री काज ये था। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल काज। पॉलिटिकल काज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें क्या था? ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये डलहौसी ने, लॉर्ड, ये क्वेश्चन आता है किसने लाया था? लॉर्ड डलहौसी ने लाया था। ठीक है ना, इसलिए स्टेटेड थी अगर वो एडॉप्टेड सन, उनका टाइम प्रिंस की डेथ हो जाती है, जो उसका एडॉप्टेड सन था वो प्रिंस नहीं बन सकता था। इसकी बात करें हम, अवध को इनक्स किया गया, सातरा जो है सातरा को इनक्स किया गया, झांसी को, नागपुर को, संबलपुर को इसी नाम पे, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम पे इनको क्या कर दिया गया? इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। ठीक है ना। पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इसमें क्या था? सब्सिडरी अलायंस में जो लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली, इन्होंने एक ये नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ले आए थे। ये सब्सिडी देते थे ब्रिटिश को। इकोनॉमिक काजेज़ में टैक्स लगाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। ठीक है, ज़मींदारी, रुतवारी, मालवारी, तमाम जो फार्मर्स थे, जो भी किसान लोग थे, उनको ऊपर ज़मीनों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। वो टैक्स वो उनसे लेते थे। ठीक है, उसके बाद था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। ठीक है ना, ये भी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स थी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? इसमें बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगी। सोशो रिलीजियस काज था, एंटी सती रेजोल्यूशन था, विडो री मैरिज एक्ट लाया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्रिश्चियनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया था। तो जो हिंदूज़ थे उनको भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम थे उनको भी क्रिश्चियन कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जो बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट कब हुआ? ये क्वेश्चन आता है। ऑन मार्च 29, 1857 में एक इंडियन स्पाई 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर हगिसन और बोगर को एक परेड के दौरान बारकपुर में कलकत्ता में मार दिया, गोली मार दी। ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो इंडियन सोल्जर थे वहाँ प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे, तो उसमें लेटर ऑन उसको अरेस्ट किया गया और हैंग कर दिया गया। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मंगल पांडे से। ठीक है, अब जो म्यूटनी स्टार्ट हुई ये मेरठ से स्टार्ट हुई ऑन 10 मई 1857 और इस ओकेजन पे
पुनिशमेंट ऑफ सम सिपाहीज फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू यूज़ द ग्रेसेड कार्ट्रेज। अब क्या था, इन्होंने जो कार्ट्रेज यूज़ मिलिट्री को दी थी, उस टाइम आर्मी को दी थी, तो उसमें क्या था, चर्बी थी किसकी, गाय की और पिग की चर्बी। उस कार्ट्रेज को जब वो कार्ट्रेज ओपन करते थे उसको उस टाइम वहाँ पे पीछे लगाते थे ताकि वो मुंह से उसको खोलें। हिंदूज़ लोग हैं वो जो है गाय माता मानते हैं, इसलिए वो उसका जो है मीट को नहीं खाना चाहते। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स थे बहुत सारे, वहाँ पे स्लोगन स्टार्ट हो गए, मारो फिरंगी को। बहुत सारे जेल तोड़ी गई, यूरोपियंस को मर्डर किए गए, बहुत से मकान जला दिए गए। ठीक है ना। तो बहुत, और हम मेन सेंटर की बात करें, दिल्ली मेन सेंटर था जहाँ पे 11 मई 1857 में स्टार्ट हुआ और 20 सितंबर 1857 में जाके ख़त्म हुआ। उस टाइम वहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र और बकत खान थे, और ब्रिटिश सप्रेसर की बात करें जॉन निकोलसन थे। कानपुर के अंदर जो इंडियन लीडर थे वो थे नाना साहब एंड हिज लॉयल कमांडर तांतिया तोपे। ठीक, और यहाँ पे 4 जून 1857 में स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में उस टाइम कौन लीड कर रहा था, कानपुर में कौन लीड कर रहा था और डेट क्या थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। कॉलिन कैंपबेल थे ब्रिटिश सप्रेसर, नाना साहब थे कानपुर में। लखनऊ की बात करें, यहाँ पे बेगम हज़रत महल थी, और जो ब्रिटिश थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। 4 जून 1857 में जाके स्टार्ट हुआ था और 21 मार्च 1858 में जाके ये ख़त्म हुआ था। झांसी की बात करें, झांसी में झांसी की रानी थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद की बात करें, यहाँ पे लियाकत अली थे, कर्नल नील थे ब्रिटिश सप्रेसर। जगदीशपुर बिहार की बात करें, यहाँ पे अगस्त 1857 में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे थे कुबेर सिंह एंड अमर सिंह, विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर। ये तमाम के तमाम जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार इनका पूछा गया है, इसलिए ये आपको सबको याद रखना है। 1858 में क्या होता है, 1858 में एंड हो जाता है इंडियन रेबेलियन 1858 में, ठीक है। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको डिसबैंड किया जाता है, और जो क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटिश थी वो डिसाइड करती है स्ट्रेंथिंग ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। अब आ जाता है ब्रिटिश का रूल इंडिया के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मेन चीज़ है, इस एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहा जाता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 भी कहा जाता है। जैसा कि सब इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए इसको यहाँ से बंद कर दिया जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगस्त 1858 में क्या होता है, बिल पास की जाती है जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ बैटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहली प्रोविजन यही होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ख़त्म, और ड्यूल गवर्नमेंट थी उसको स्टॉप कर दिया गया था, ठीक है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम वहाँ पे लॉर्ड स्टैनली, उसको सेक्रेटरी बना दिया गया, और जो यहाँ पे गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको वाइस राय में तब्दील कर दिया गया, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइस राय थे इसके इंडिया के, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो बात भी यहाँ से करनी है ब्रिटिशर्स को, वो वाइस राय से करनी है, वो एक किस्म का उनका एक एजेंट हुआ करता था, ठीक। बहुत सारे बेनिफिट्स बताए कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को ख़त्म किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सोल्जर्स थे उसको हम ब्रिटिश, अब जो नई आएगी इसको हम करेंगे, तमाम के लिए जस्टिस होगी, रिलीजियस फ्रीडम होगी। तो ये चीज़ें इनको समझाई 1858 में। अब 1885 में क्या हो गया, जब देखा कि इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश पावर है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब इंडियंस ने, जो बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडियंस रिफॉर्मिस्ट्स ने बहुत सारी मूवमेंट्स को क्या किया, क्रिएट किया। सबसे पहले जो थी उसको क्या, सबसे पहला जो स्टेप उठाया गया वो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले INC को बनाया गया। और इस द फाउंडर वुड होल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे, बॉम्बे में सबसे पहले इसकी कांग्रेस हुई, इसकी सबसे पहला सेशन हुआ बॉम्बे के अंदर ऑन 28 दिसंबर, अटेंड बाई 72 डेलीगेट्स। 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। उसके बाद अरबों खरबों लोग यहाँ पे जुड़ गए थे। दीज फाउंडर्स इंक्लूड्स A.O. हयूम, नाम सुना होगा, एलन ऑक्टेवियन हयूम नाम था इनका, बदरुद्दीन तयाबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, मनमोहन,
एंड लाल मोहन गोसे, ये तमाम के तमाम इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसके मेंबर थे। ओके, और इन्होंने एक मैगजीन भी पब्लिश की, उसका नाम रखा इंडिया। ठीक है, उसके बाद 1905 में क्या होती है, पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस की जाती है। कौन करता है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में, और उस टाइम कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ओके, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लोगों ने वहाँ पे क्या किया था, जो भी वहाँ पे ब्रिटिश की जो भी चीज़ें थी, उनको जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स थी ब्रिटिश के द्वारा, उसको क्या किया, बाइकआउट कर दिया गया था। ठीक है ना। लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल बिकम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, इसको फिर बना दिया था सेक्रेटरी इंडिया का। 1906 में क्या हुआ, 1906 बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस गिव ए कॉल फॉर स्वराज सेल्फ रूल, ये कॉल कब दी थी, 1906 में। किसने दी थी, कांग्रेस ने। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया ऑफिशियली अडॉप्ट्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ISTB 1906 में क्या हुआ है, अडॉप्ट हुआ है। महात्मा गांधी कॉइन्स द टर्म सत्याग्रह टू कैरेक्टराइज द नॉन वायलेंस मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, और उस टाइम महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो है ये टर्म कब कॉइन की, 1906 में। मुस्लिम लीग फाउंडेड बाय ढाका बाय आगरा खान द नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन मुल्क, तो मुस्लिम लीग कहाँ, ढाका में फाउंड हुई, किसने की, आगरा खान द नवाब ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिन मुल्क ने। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हुई एट सूरत सेशन इनटू 2 पार्ट्स। अब कांग्रेस भी स्प्लिट होगी, उसमें एक पार्ट में कुछ लोग आगे मॉडरेट्स और कुछ आगे एक्सट्रीमिस्ट, जिस तरह लाला लाजपत राय है, अजीत सिंह टू मेंडले फॉलोइंग राइट्स इन द करनाल कॉलोनी ऑफ पंजाब। उसके बाद 1908 में क्या हुआ, 1908 क्या हुआ, जो खुदरेम बोसे थे उनको एक्सक्यूट कर दिया गया। तिलक को 6 साल के लिए जेल भेजा गया। 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अनाउंस हुआ। ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कब हुआ, अनाउंस 1909। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बंगाल पार्टीशन एन्यूल्ड, अनाउंसमेंट दैट द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। पहले इंडिया की कैपिटल कौन सी थी, कलकत्ता थी। अब 1911 में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई कैपिटल को। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1912 में क्या हुआ, बम थ्रोन ऑन लॉर्ड हेडिंग इन चांदनी चौक, दिल्ली के अंदर बम फेंका गया लॉर्ड हेडिंग्स के ऊपर बाई रशबरी बोस एंड सचिंद्रा सन्याल, इन दोनों ने इसके ऊपर बम फेंक दिया। ओके। 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी फॉर्मेड एट सैन फ्रैंको टू ऑर्गेनाइज ए रेबेलियन इन इंडिया टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। तो ये 1913 में गदर पार्टी जो है फॉर्म किया गया, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, ताकि रेबेलियन इन इंडिया टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक जो थी वो 1913 में ही हुई थी। ठीक है, रेशमी रुमाल तहरीक रेफर्स टू ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब किसने किया था, ये दोबंदी लीडर बिटवीन 1913 टू 1920 एम्ड एट फ्रीइंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय अलाइंग विद ऑटोम तुर्की, एम्पीरियल जर्मनी, अफगानिस्तान। तो ये थी, ये 1933 में ऐसा किया गया था। 1914 में क्या हुआ, ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू वर्ल्ड वार फर्स्ट, 60,000 इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जी इंडिया वापस आए अफ्रीका से, और उन्होंने अशराम इन अहमदाबाद द सेम ईयर सेटअप किया। ठीक है। 1916 में होम रूल लीग जो फाउंड की थी किसने, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल के अंदर। ये क्वेश्चन भी आता है, होम रूल लीग कब, 1916, किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने की अप्रैल में। 1916 में ही होम रूल लीग इज फाउंडेड बाय एनी बसंत, सितंबर में। ओके। 1917 में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917, इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। अब चंपारण सत्याग्रह किसने किया, कब किया, 1917 में हुआ, गांधी जी ने किया। ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार देखा है। जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट के अंदर है, ये बिहार के स्टेट के अंदर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ओके। 1918 में फर्स्ट ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड हुई, और रॉल्ट सीडिएशन कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट। 1919 1919 में रॉल्ट
राउलेट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई 16 फरवरी 1919। ब्रिटेन सीक्स टू इंट्रोड्यूस द राउलेट एक्ट इम्पोजिंग सिविल कोर्प्स ऑन सिविल राइट्स इंडियन प्रोटेस्ट। ठीक है, अब इसमें इंडिया ने प्रोटेस्ट किया। अब जो मोहनदास करमचंद गांधी जी, इसने कैंपेन स्टार्ट की राउलेट एक्ट बिल के अगेंस्ट। ठीक है, और सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 को बम्बई के अंदर इन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, और इसी एजिटेशन में एम के गांधी गिवन फेमस कोट्स, इट्स माई firm belief that we shall obtain salvation only through suffering and not only by reforms dropping on us from the English they use brute visual force। तो ये वर्ड किसके हैं? गांधी जी के हैं। कब? 1990 में, जब रॉबर्ट बिल को ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बड़ा इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? 13 अप्रैल जनरल डायर ने अपनी पुलिस को कहा कि जाके जलियांवाला बाग में कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इनके ऊपर फायर खोल दो। तो फायर खोल दिया, जिसमें 400 लोगों की मौत होगी। ठीक है, मोंटेजू चैलेंज रिफॉर्म्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अनाउंसड। खिलाफत मूवमेंट लेड बाई अली ब्रदर्स एंड अदर्स। गांधी जी फॉर्मड सबरमती आश्रम एट अहमदाबाद। फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाई मदन मोहन मालवीय। ये देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी। 1920 में क्या हुआ? इन सितंबर 1920 मोहनदास ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्चड इन रिस्पांस टू जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जब इतना बड़ा हादसा हो गया, तो उसके बाद गांधी जी ने 1920 में क्या किया? 1919 में ये हादसा होता है, 1920 में गांधी जी की तरफ से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, द मूवमेंट वॉज एबल टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन मासेस ऑफ मिलियंस। बहुत सी सपोर्ट मिली इसमें। ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक ये मूवमेंट चलती रही। और इसका जो मतलब था, आइडिया था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा। वेयर प्रोटेस्टर रिफ्यूज टू बाई ब्रिटिश गुड्स, कोई भी ब्रिटिश की चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है, इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सबसे अच्छा ये फेस रहा इंडिया मूवमेंट के अंदर। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में ही एस्टेब्लिश हुई है। ये क्वेश्चन भी आता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी 1920 के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे के अंदर। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने ये की थी। ओके, 1921 में क्या हुआ? 1921 में परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्रिंसेस इनॉग्रेट किया गया। और जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, लेटर किंग एडवर्ड एट्थ, ये इंडिया के अंदर आए। ये क्वेश्चन भी आता है, जो किंग एडवर्ड थे, ये प्रिंस ऑफ वेल्स, ये इंडिया कब आए? 1921 में आए। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस लीडर एंड फेमस पोइट मौलाना हसरत मोहानी वाज द फर्स्ट टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1921 फ्रॉम इन ऑल इंडिया कांग्रेस फोरम इन नागपुर। ही कॉइन्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो इनकलाब जिंदाबाद है, इस टर्म को कॉइन किसने किया था? ये किया था हसरत मोहानी ने। ठीक है, 1922 में क्या होता है? 5 फरवरी में चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन गोरखपुर। इसमें क्या होता है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर पार्टिसिपेटिंग इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनका आपस में क्लैश हो जाता है पुलिस के साथ। तो पुलिस क्या करती है? वो फायर खोलती है। बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटर जो थे वो मारे जाते हैं, और जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दी जाती है। इसमें क्या होती है? तकरीबन 22 पुलिसमैन की यहाँ पे मौत हो जाती है। चोरी इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी वजह से जो बाद में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। ठीक है, विश्वा भारती यूनिवर्सिटी स्टार्टेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। 1922 में जो विश्वा भारती यूनिवर्सिटी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, 1923 में क्या होता है? स्वराजिस्ट पार्टी फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू। अब क्वेश्चन आता है, स्वराजिस्ट पार्टी किसने फाउंड की थी? मोतीलाल नेहरू ने फाउंड की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1924 में क्या होता है? मुपालवा राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। ये जो मुपला राइट्स जो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 1924 में हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान। टी के मधवन मेट महात्मा गांधी एट त्रिनेवेली टू डिस्कस विकॉम सिद्धगढ़ टू स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन हिंदू सोसाइटी ऑफ केरला। उसके बाद 1925 में डेथ ऑफ देश बिंदु चितरंजन दास। फिर कैकोरी कॉन्स्पिरेसी केस भी यहाँ पे 1925 में हुआ था। 1927 में क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। ओके,
तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स जुड़े थे यहाँ पे। ओके, उसके बाद 1928 की बात करें, नेहरू ने रिपोर्ट दी फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी टाइम 1928 में ही मर्डर हो जाता है लाला लाजपत राय का। 1929 में, दिसंबर 1929 में गांधी एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेड करते हैं, विच वाज टू कॉज टोटल नेशनल डिसोबीडियंस टुवर्ड्स आउट ऑफ ब्रिटिश रूल टू सप्रेस देयर मूवमेंट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन वायलेंस इन किलिंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सिविलियंस। बहुत सारे हज़ार लोग उस टाइम मारे जाते हैं, ठीक है ना। All parties Muslim conference formulates the 14 points under the leadership of जिन्ना। उसी टाइम जिन्ना करते हैं 14 पॉइंट्स का एक कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 14 पॉइंट्स की एक रेजोल्यूशन बनाया जाता है। किसकी लीडरशिप में? जिन्ना की लीडरशिप में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये बम ड्रॉप करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल। कब करते हैं? 1929 में। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि भगत सिंह ने बम को कब ड्रॉप किया था? 1929 में। जतन दास जेल के अंदर मर जाते हैं, 64 डेज ऑफ फास्ट, बड़ी बात है। लॉर्ड इरविन अनाउंस करते हैं गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया वाज द ग्रांट ऑफ डिम्यूनेशन स्टेटस। ओके, Purna Swaraj, or Declaration of Independence of India, was promulgated by Indian National Congress on 19 December 29 in Lahore session under जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। अब पूर्ण स्वराज की जब बात आएगी तो यहाँ बात आएगी जवाहरलाल नेहरू की। और जो फ्लैग था इंडिया का, ये होस्ट किया गया जवाहरलाल नेहरू की तरफ से 31 दिसंबर 29 ऑन द बैंक ऑफ रवि राइवर इन लाहौर। ठीक है, लाहौर के अंदर रवि राइवर के किनारे किसने होस्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। द फ्लैग ऑफ इंडिया वाज होस्टेड पब्लिकली अक्रॉस इंडिया बाय कांग्रेस वॉलंटियर नेशनलिस्ट एंड द पब्लिक। ओके, तो सब कुछ कांग्रेस ने किया है। आज फिर भी आज कांग्रेस जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। द डांडी मार्च ऑफ 1930, ये एक मोस्ट आइकॉनिक एक्ट है ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी अलॉन्ग विद ह्यूज क्राउड वॉकेड फ्रॉम सबरमती आश्रम टू दांडी बीच एज ए मीन ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिप्रेसिव सॉल्ट टैक्स। ठीक है, दांडी मार्च की जब भी बात आए तो आपको समझना है, जो सॉल्ट टैक्स लगाया गया था उसके ऊपर जो इन्होंने गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था उसको दांडी मार्च कहा गया। ये 1930 में किया गया था। कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू ऑब्जर्व 26 जनवरी एज इंडिपेंडेंस डे, और कांग्रेस ने लोगों को ये कहा कि 26 जनवरी आप इंडिपेंडेंस डे इसको मनाओ। ठीक है, ऑब्जर्व करो। वर्किंग कमेटी ऑफ INC मीट एट सबरमती एंड पास्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद हिज epic दांडी मार्च। The Congress boycotted the first round table conference in London to consider the report of Simon Commission for the future constitution set up in India। अब 1931 में क्या हुआ? सेकंड राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी जहाँ पे गांधी जी लंदन में गए थे इसको अटेंड करने के लिए। ये पूछते हैं कि उस टाइम कौन गया था उसको अटेंड करने के लिए। ठीक है, और 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा दिया गया था क्योंकि लाहौर केस के जो उन्हें बम वहाँ गिराया था। 1932 पहुंच जाते हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस करते हैं कम्युनल अवॉर्डिंग गिविंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू हरिजन्स। गांधी वेंट टू ऑन फास्ट इनटू डेथ। अब गांधी जी conclude the Pune Pact with Dr. B.R. Ambedkar that does away with separate electorate for untouchables but reserves some electoral seats for them। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगिन इन लंदन। 1932 में थर्ड राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस बिगिन होती है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास बाय ब्रिटिश गिव इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट द प्रोविंशियल लेवल्स। 1935 में जाके थोड़ा बहुत इनको मिलता है, इंडियन को पॉलिटिकल राइट्स जो है वो मिलते हैं। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हेल्ड होते हैं इंडिया के अंदर अंडर द एक्ट 1935। मोस्ट प्रोविंसेस इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट मुस्लिम लीग। ठीक है, और द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्स मिनिस्टर्स इन 7 प्रोविंसेस। अब क्या था? 1937 में तकरीबन 6-7 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने मिनिस्टर्स को वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, 1938 की बात करें, हरिपुरम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो 1938 में कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट बना दिया गया कांग्रेस का। 1939 में क्या हुआ? 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो गया। अब जो वाइस राय थे यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड इंडिया पार्टिसिपेशन इन वार। त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विद 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1939 में।
कांग्रेस मिनिस्टर्स इन द प्रोविंस रिजाइन अगेंस्ट द वॉर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया था रिजाइनेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स एज डिलीवरेंस डे। कौन सा? डिलीवरेंस डे ऑब्जर्व किया था 1939 में। और एक कोalition गवर्नमेंट बनाई थी हिंदू महासभा के साथ। 1940 में लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग पास द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान का जो रेजोल्यूशन होता है ये 1940 में पास होता है लाहौर सेशन में। ओके 1940 ही में वाइसराय लेंथिगो अनाउंस करता है अगस्त ऑफर promising the expansion of the Executive Council of the Viceroy of India to include more Indians, the establishment of an advisory war council giving full weight to minorities' opinion and the recognition Indians' right frame their own constitution. Congress launches individual सत्याग्रह movement 1940 में। अब 1941 में क्या होता है, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो यहाँ से चले गए जर्मनी की तरफ। 1942 में क्या होता है, इन मार्च ब्रिटिश वार कैबिनेट अनाउंस द सिर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन टू नेगोशिएट इंडियंस पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर द वॉर। इसमें क्या होता है, इन मई गांधी जी मीट्स क्रिप्स बट कॉल हिज प्रपोजल ए पोस्ट डेटेड चेक। कांग्रेस रिजेक्ट द प्रपोजल्स। इंडियन लीडर्स मोहनदास गांधी को अरेस्ट किया जाता है बॉम्बे के अंदर बाय ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक, उसके बाद क्या होता है, न्यूली मैरिड कपल इंदिरा गांधी एंड फिरोज गांधी अरेस्ट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी नई नई शादी हुई थी 1942 में किसकी, इंदिरा गांधी की, और फिरोज गांधी को वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। हरिकेन एंड फ्लडिंग इन बॉम्बे, जिसमें क्या हुआ 40,000 की डेथ हो जाती है 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी गॉट रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर कंप्लीटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 8 अगस्त 1942 में। ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल आज़ाद किया जाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द मिशन वाज ए क्लियर एज वाटर in end to British rule of India, which led to the start of historical civil disobedience movement across India. Congress leadership arrested, Gandhi jailed at the Aga Khan Palace in Pune. Revolts break out across India as people defy the British and call for independence. 600 demonstrators lose their lives in clashes with the police. Okay. In addition, Gandhi ji made a call to do or die in his Quit India speech delivered at Bombay. और 1942 में ही गांधी जी ही ने दी थी स्पीच डू और डाई। ठीक है, ये स्पीच कब दी थी, 1942 में गांधी जी ने दी थी। 1943 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस टेक्स चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ये क्वेश्चन भी आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने चार्ज कब संभाली थी INA की, तो 1943 में संभाली थी। बिगन्स मार्च टू इंडिया विच स्टॉप्ड आउटसाइड इम्फाल। Proclaims formation of the provisional government of free India at Singapore. Karachi session of Muslim League adopts the slogan of divide and quit. कब, 1943 में। जापानीज अटैक पोर्ट ऑफ कलकत्ता पर जापान ने अटैक कर दिया 1943 में। 1944 में शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल की गई वेवल्स की तरफ से टू फॉर्म्स एक्सिक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल लीडर्स। अब पहुंच के 1945 वर्ल्ड वार सेकेंड एंड्स हो गई थी एंड द लेबर पार्टी विच इज सिंपैथेटिक टू इंडिया कॉल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। 1946 में रॉयल एयर फोर्स म्यूटिनी हुई। 1946 ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन एयर फोर्स यूनिट्स। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द कैबिनेट मिशन। कब, 1946 में किसने किया था, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर एटली ने। वेवल इनवाइट्स नेहरू टू फॉर्म एन इंटरम गवर्नमेंट। वेवल्स ने इनवाइट किया नेहरू को, चलो हम इंटरम गवर्नमेंट बनाते हैं। नेहरू इलेक्टेड लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कब, 1946 में नेहरू को लीडर बना दिया कांग्रेस पार्टी का। और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंडिया की। कब, 1946 में। गांधी और जिन्ना ने टॉक ब्रेक डाउन कम्युनल राइट्स ब्रेकआउट। तो तब क्या हुआ, कम्युनल राइट्स भी ब्रेकआउट हुए थे 1946 में जब गांधी जी और जिन्ना के दरमियान बात हुई थी। 1947 आप सभी जानते हैं, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक्सटेंड टू पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया। ठीक, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। द एक्ट partitioned British India into two new independent dominant of India and Pakistan.
ये 1947 ही में सब कुछ हो रहा था। इन जून द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, कब? जून में 1947। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज स्worn इन माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड। उसके बाद क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया इन हाउस ऑफ कॉमन्स एंड पासड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 18। इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अगस्त 15 एंड पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त को इंडिया होता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है। वार ब्रेक्स आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। अब 1947 में ही ये वार जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान यहाँ कश्मीर के अंदर स्टार्ट हो जाती है। जूनागढ़ ज्वाइंस द डोमिनियन ऑफ इंडिया। एयर इंडिया गोज इंटरनेशनल। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू become the first Prime Minister of India in on foot to the Indian tricolor on the rampart of the Red Fort, symbolically marking the end of British colonial rules। समाप्त हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट टाइम झंडा लहराया था, ठीक है, आज़ादी के बाद। और 1947 में ही कम्युनल राइट्स क्लेम्स, 100 of thousands लाइफ इन पार्टीशन रियार्ड्स में पंगा बन गया, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। कोई लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, कोई हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे। तो ये लंबी तफसील है, तो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो चुका है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली डिक्लेयर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड लीव इंडिया ऑन जून 1948। तो जून 1948 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने क्या किया? डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को छोड़ रही है। The timeline of India history from 1857 to 1947 traces the continuous and rigorous efforts of freedom fighters to free the nation, and so with the 200 long years of slavery operations and colonizations came to end। अब हम देखेंगे, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम वही बात डिस्कस करेंगे, वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें क्रैश कोर्स में करनी होंगी। ओके, देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, फ्रेमड एंड अडॉप्टेड बाय दी, किसने इसको अडॉप्ट किया और फ्रेम किया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है और आपका आंसर यही है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है, ये सेटअप हुई थी नवंबर 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? द मेंबर्स वेयर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द रेशियो 1 member per million population। और there were a total of 389 members in the Constituent Assembly, of which 296 were elected by the members of the provincial assemblies and the rest were nominated by the princely state। ठीक है, तो उस टाइम जब Constituent Assembly को बनाया गया था, उसमें कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, ठीक है, जिसमें 296 को इलेक्ट किया था मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, और बाकी को जो रह गए थे उनको प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने नॉमिनेट किया था। फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन, पहली मीटिंग कब हुई? 9th of December 1946 विद सच्चिदानंद सिन्हा एज द इंटरम प्रेसिडेंट। उस टाइम सच्चिदानंद जो था, ये सिन्हा एक इंटरम प्रेसिडेंट था। क्या था? इंटरम प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? ऑन 11 दिसंबर 1946, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected as the president of the Constituent Assembly। 1946 में राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13th of December 1946। और जो रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उसको मूव किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से। कब? 13th of December 1946 में। Constituent Assembly formed 13 important committees for framing the Constitution। अब जो Constituent Assembly थी, उसने 13 कमेटीज़ बनवाई, 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ फ्रेम की, किसके लिए? कि कॉन्स्टिट्यूट को किस तरह से ड्राफ्ट करना है। द ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विद डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? या था डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने कब अपॉइंट किया? 29 अगस्त 1947 को। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन, पहला ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कब प्रिपेयर हुआ? अक्टूबर 1947 में।
The draft Constitution of India prepared by the drafting committee was submitted to the President of the Assembly on 21 of फरवरी 1948 को असेंबली के अंदर इसको सबमिट किया गया टू प्रेसिडेंट। ओके, The class by class consideration of draft constitution was taken up between 15 November 1948 and 17 October 1949। तो इसके बीच में क्या क्लास बाय क्लास को देखा गया, ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप किया गया। ये जो बहुत टाइम था, 1 साल का अरसा था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑन 26 नवंबर 1949 द पीपल ऑफ इंडिया through the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India। 26 नवंबर 1949 में जो पीपल ऑफ इंडिया हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट, इनैक्ट और देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनली साइन हुआ था इन बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 24 जनवरी 1950 को ये साइन हो गया था, विच वॉज द लास्ट डे ऑफ द असेंबली। और ये लास्ट डे था असेंबली का। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फुल ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 26 of January 1950। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक्टेड एज टेम्परेरी पार्लियामेंट। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये टेम्परेरी पार्लियामेंट चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एंड वाज साइंड इन 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। साइन कर दिया गया। उसके बाद It is considered to be the second longest constitution in the world after the constitution of Yugoslavia। इसको जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये नंबर 2 पे आता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन आता है, यूगोस्लेविया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद सेकंड जो है लंबा लिंथी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। ओके, ओरिजिनली बात करें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे उस टाइम, ठीक है। अब बहुत चेंजिंग आ चुकी है, बट उस टाइम इसके 22 पार्ट्स थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसको कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। 211 18 इस तरह लिख सकते हो याद करने के लिए। खर्चा कितना आया ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसका पूरा जो कॉस्ट आई वो है 6.4 करोड़ रुपीज़। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन जुलाई 22 1947, ठीक है। नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन कब किया गया, 1947 में 22 ऑफ जुलाई था। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन जनवरी 24 1950। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कन्वर्टेड इनटू द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 26 1949, ठीक। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। द ओनली स्टेट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये था जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अपना कानून था बट अब ख़त्म हो गया, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट वेयर हेल्ड इन 1952। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, याद रखो आप, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इफेक्टेड इन 1951, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। दिल्ली वाज मेड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन 1991। 1991 में जाके नेशनल कैपिटल बनी कौन, दिल्ली। ओके, The demand for the Constituent Assembly to draft the Constitution of India was for the first time raised by Congress in 1935. British government accepted this demand for the first time in August of 1940. Okay, the seats were allocated to 3 communities. Muslims को दिया गया, Sikhs को दिया गया और general proposed to the population. Mountbatten प्लान जो था जून 3 1947 को अनाउंस किया गया, पार्टीशन ऑफ द कंट्री और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर द प्रपोज्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये माउंट बैटन प्लान जो है जून 3 1947 में, इसी में पार्टीशन हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान का। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बताना है आपको, देखिए ये कुछ पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट मैटर हैं और ये आर्टिकल्स कवर करते हैं। अगर हम बात करें पार्ट फर्स्ट में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये पार्ट फर्स्ट में आता है। और कौन सा आर्टिकल कवर करता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल जो 4 है, यहाँ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात होती है। सिटीजनशिप जो है पार्ट सेकंड में आता है, ये 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स जो है इसके कवर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें 12 से 35, याद रखना फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में आते हैं, पार्ट नंबर 3 में आता है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51, ये जो हैं तमाम के तमाम आपके सिलेबस के अंदर हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 51A के अंदर आती हैं और यूनियन जो है 52 to 151
एक्सिक्यूटिव और पार्लियामेंट आते हैं। एक्सिक्यूटिव की बात करें, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट 5 का चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 5 का चैप्टर सेकंड पार्लियामेंट है। ये 79 to 122 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आता है चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड जो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123। चैप्टर 4 आता है यूनियन जुडिशरी, 124 to 147 आर्टिकल्स कवर होते हैं। चैप्टर 5 आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAGI, ये है 148 to 151 आर्टिकल। स्टेट की बात करें, स्टेट के जो आता है ये पार्ट 6 में आता है। स्टेट 152 to 237 आर्टिकल्स में कवर होते हैं। इसमें 6A में जनरल, चैप्टर 2 में आता है एक्सिक्यूटिव, चैप्टर 3 आता है स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर्स, चैप्टर 4 हाई कोर्ट्स, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 6 आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स 23 to 237, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, पार्ट 7 में आता है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, रिपीटेड हो गया 238। यूनियन टेरिटरीज जो है 239 to 242, और 9th में आता है पंचायत पे ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। 243 to 243 जो है ये आता है पार्ट 9 में, पंचायत जो है आर्टिकल 243 to 243, याद रखना है आपको। म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें, 9A आती है म्यूनसिपलिटीज़, इसमें आर्टिकल 243P to 243Z जो है याद रखना है। शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है पार्ट 10 में आता है, 244 इसका आर्टिकल्स कवर होता है। पार्ट 11 में आता है रिलेशन बिटवीन द यूनियन स्टेट, ठीक है। पार्ट 12 में आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स वगैरह, ठीक है। फाइनेंस 264 291, और इसमें आता है राइट टू प्रॉपर्टी है चैप्टर 6, पार्ट 12 का चैप्टर 6 है राइट टू प्रॉपर्टी, ये है 300 आर्टिकल, ठीक। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी इंडिया 301 to 307, 300 आप याद रखना, 300 प्लस जो आएगा 301 जो है ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है। ये आता है पार्ट 13 में। उसके बाद पार्ट 14 है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ये आर्टिकल 308 to 323 आता है। सर्विसेज की बात करें, ये 14 है, 14 चैप्टर फर्स्ट सर्विस, 14 चैप्टर सेकंड पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, ठीक है, जहाँ पे आप IS एग्ज़ाम पास करते हैं। उसके बाद 14A ट्राइब्यूनल्स हैं, 323 to 233B। इलेक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा आ गया 15, ठीक है ना, 15 है पार्ट, आर्टिकल्स आता है 324 to 329, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस लाइक SC ST OBC एंग्लो इंडियंस, ये है पार्ट 16, 303 to 3302 342 इसके अंदर आता है। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है, 17 में आता है, ठीक है, याद रखना। चैप्टर 1 में लैंग्वेज आता है, चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज आता है, चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है, और स्पेशल डायरेक्टिव्स आते हैं। और जो इसके आर्टिकल्स हैं 343 to 351, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये चीज़ें जो हैं आर्टिकल्स जो हैं ये आपको याद रखने हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस कब आती हैं, ये है 18, 350 to 360 जो है, मिसलेनियस 361 to 367, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368, ठीक है ना। उसके बाद टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस की बात करें 369 to 392, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटीज टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीज 393 to 395 इसके अंदर आता है। अब हम देखेंगे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अगर हम देखें कौन सा सब्जेक्ट मैटर करता है, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी जुडिक्शंस, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स एक्सटेंट। सेकेंड शेड्यूल की बात करें, इसमें प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इसके एम्प्लॉयमेंट्स, इसके अलाउंस, प्रिविलेज, और स्पीकर के प्रिविलेज, डिप्टी स्पीकर के लोकसभा सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी सेकंड शेड्यूल आता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सेकंड शेड्यूल के अंदर आते हैं। थर्ड शेड्यूल में कौन से हैं, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स, ठीक है, जो मिनिस्टर ओथ लेते हैं या फिर पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद जो जज ओथ लेते हैं या कोई भी ऑफिशियल जो है ओथ लेता है, फॉर्म्स ऑफ द ओथ, ये थर्ड शेड्यूल में आते हैं। यूनियन मिनिस्टर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये तमाम किसके अंदर आते हैं, थर्ड शेड्यूल के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल की बात करें, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट यूनियन टेरिटरीज।
फिफ्थ शेड्यूल की बात करें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल की बात करें, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन शेड्यूल में आता है डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। एट शेड्यूल में आता है लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज, ठीक है। ओरिजिनली इट हैड 14 बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज, देयर आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कन्नड़। ये आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी लैंग्वेज खुद से देंगे, बोलेंगे क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सी नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा। मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब क्या है, 8th शेड्यूल के अंदर आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम के अंदर, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। Sindhi was added by the 21st Amendment Act of 1967, while Konkani, Manipuri, Nepali were added by the 71st Amendment Act of 1992. और 92nd Amendment में 2000 Act 2003 में ऐड हुई बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली जो है ये 8th शेड्यूल के अंदर हुई। 9th शेड्यूल की बात करें, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स रेगुलेशंस मोस्टली रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स 284 such acts. This schedule was added to the constitution by the first amendment act of 1951. 10th शेड्यूल की बात करें, प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन। 11th शेड्यूल की बात करें, इसके अंदर आता है स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। It has 29 matters. This schedule was added by the 73rd Amendment Act of 1992. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार भी आ सकता है, ओके। 12th शेड्यूल की बात करें, स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपलिटीज। इट हैज़ 18 मैटर। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, अब देखो जी, हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से सोर्स कहाँ पे है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इसका सोर्स कहाँ से है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। हम वही बात डिस्कस करेंगे, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट है भी इंपॉर्टेंट होगा, हम ऐसे क्यों टाइम ज़ाया करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू इंडिया का यूएसए से लिया गया। प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड, ये भी यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मड फोर्स, ये भी यूएसए से लिया गया। वाइस प्रेसिडेंट भी, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से, प्रियम्बल यूएसए से, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी यूएसए से लिया गया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर थे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है ना। लॉ मेकिंग कहाँ से लिया गया है, यूके से, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। रूल्स ऑफ लॉ भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूके से लिया गया। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये भी कैनेडियन से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे DSPS, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। इमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ये साउथ अफ्रीका से ली गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं जापान से लिया गया है। और रिपब्लिक जो है ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये इसका सोर्स है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि बाहर की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, उसमें से जाके सिलेक्शन हुई है, ओके। उसके बाद आपके सिलेबस के अंदर है द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कहते हैं, प्रियम्बल आपस में एक खुद कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। जब हम कुछ ओथ लेते हैं या फिर हम ओथ के बगैर भी हम ये कह सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें कि मैं कसम खाता हूँ मैं अपने मुल्क के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इंडिया की मिट्टी के साथ कभी धोखा नहीं खाऊंगा। ये हमारा प्रियम्बल है। रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक इन पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा दुश्मन, उसका बिलीफ क्या है, उसका फेथ क्या है। हम इक्वलिटी देखेंगे, सोशली हम कैसे हैं, पॉलिटिकली हम कैसे हैं। हम उनको, अगर हम बड़े हैं उनको छोटा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम छोटे हैं उनको बड़ा नहीं दिखेंगे, तो एक इक्वलिटी लाएंगे। हम अपने स्टेटस के अंदर हम उस रो में खड़े होंगे जिस रो में एक IAS ऑफिसर होगा, जिस रो में एक प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने देखा होगा हमारा मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
ये जाके हर एक के साथ बैठते हैं, हर एक के साथ शामिल होते हैं। यही हमारा प्रियम्बल है। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। हम एक हैं, हम एक हो के रहेंगे। ओके, टू हेल्प बी अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सर्विस दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 में और भी बहुत सी चीज़ें जो है इसमें ऐड हुई है। और है जी फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स। ये नोट कर दीजिए कि पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल्स हम देखेंगे, उसकी प्रोविजंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल 12 कहता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद आर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात आएगी तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आर्टिकल 16 की बात होती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और आर्टिकल 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आता रहता है कि अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल आता है, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में कौन सा आर्टिकल आता है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये आर्टिकल 18 में आता है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 की बात करें प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो बोल सकते हैं, कोई खाने वाला नहीं है आपको। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन पर्सनल लाइबिलिटी आ सकता है। 21A राइट टू एजुकेशन आ सकता है एग्जाम के अंदर। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इन फोर्स्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 आता है, ठीक है ना। बच्चों को फैक्ट्रीज़ के अंदर लेके जाना, काम करवाना या बाहर उसको लेबर दिलाना, ये कानून के ख़िलाफ़ है। ये अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 24 आता है, ठीक है। कोई हम फोर्स नहीं कर सकते किसी बंदे को काम करवाने के लिए, ये आर्टिकल 23 आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप हिंदू हो तो हिंदू रहो, कोई आपको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कन्वर्ट होना चाहे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप जहाँ जाओ नमाज़ पढ़ो, जहाँ जाओ पूजा करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब आर्टिकल 26 जो है ये क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 जो है फ्रीडम एज टू पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल कौन सा आता है, कल्चर की बात करें आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये राइट है। और आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में आप ये पढ़ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल्स वो मैं आपको यहाँ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सेविंग ऑफ सर्टन लॉज आर्टिकल 31 रिपीट हो गया है। आर्टिकल 31A सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। आर्टिकल 31B वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। 31C सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और आपको आ जाए कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 कहता है कि रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाई दिस पार्ट। 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कॉन्फर्ड बाई दिस पार्ट, देयर एप्लीकेशन टू फोर्स एक्स्ट्रा। आर्टिकल 34 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कॉन्फर्ड बाई द पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के ग्रुप्स की, इसमें बड़ा भी है राइट्स टू इक्वलिटी आता है 14 से 18, बड़ा इंपॉर्टेंट। राइट टू फ्रीडम आएगा 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आएगा 23 टू 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आएगा 25 टू 28। कल्चर एंड एजुकेशन राइट आएगा 29 टू 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आएगा 32। और राइट एक्सक्लूसिव टू ए सिटीजन आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजियस कास्ट, यह भी हमने पढ़ा, ठीक है। राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको बराबर है।
आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 23 क्या कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स्ड लेबर्स। और आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। और आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन्स। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है मुझे लगा हुआ है 93rd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये 2006 में आया, केम इन 2006। इट एडेड ए क्लाज इन आर्टिकल 15 के अंदर ऐड हुआ एक क्लाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 15.5। द फिफ्थ क्लाज ऑफ आर्टिकल 15 empowers द सेंटर इन द स्टेट ऑफ प्रोवाइड द फॉर रिजर्वेशन टू द कैंडिडेट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी वालों को यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दी गई, ठीक है ना, तो रिजर्वेशन दी गई, ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है। ओके, उसके बाद है 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये क्या प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन किसके अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। एंड एजुकेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन इन द जनरल कैटेगरीज, तो जो इकोनॉमिकली बहुत वीक होंगे उनको 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो क्या करता है जॉब और एजुकेशन में इनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हायर एजुकेशन फॉर ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ओके, उसके बाद आर्टिकल 17 जो है इसलिए मैंने दोबारा लेके आया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished in its practice in any form of is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offence punishable in accordance with law। ठीक है ना, अनटचेबिलिटी का जो है मामला बड़ा संजीदा हो चुका है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है। Civil rights, any rights equal to a person by reason of the abolition of untouchability under article 17 of the constitution, तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 में क्या है, नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस शैल बी कॉन्फर्ड बाय स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 18 दूसरा है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18 क्या है, नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही इज होल्ड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 18(4) क्या है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो थे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये बड़ा ज़रूरी था, ठीक है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, क्या राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में घूम सकते हो, आर्टिकल 29 में आता है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, जो जी चाहे कर सकते हैं, आर्टिकल 19 के अंदर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर कोर्स किया नहीं है तो आप डॉक्टर बन जाएं तो आप आर्टिकल 19 में पास होगे, नहीं, बल्कि फेल होगे। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके सब कुछ चलता है, ठीक है ना। फिर जी राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 21 आता है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 जो है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 से लेकर 14 साल तक। राइट टू एजुकेशन फ्री है, राइट टू एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए फ्री है, कोई भी माँ का लाल नहीं बता सकता आपको इतने पैसे देने हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2022 इनैक्टेड इन दिसंबर 2002 seeks to make free and compulsory education a fundamental right for all children in the age of 6 to 14। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव टू टेकन बाय द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 36 to 51 जो है ये डील करता है डायरेक्टिव